स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल यूके सिविल ड्रीम्स पर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो है स्त्री जनन तंत्र। ओके, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमंस में जो फीमेल्स होती हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए, मादा जनन तंत्र जो है, अगर हमें उसका अध्ययन करना है तो बेसिकली हमें जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। पहला पार्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि प्राथमिक जनन अंग, ठीक है। और दूसरा पार्ट होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जिन्हें हम द्वितीयक या सहायक जनन अंग भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्राथमिक जनन अंग कौन से होते हैं। कभी भी चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमेशा वो ऑर्गन्स होंगे जहाँ पर युग्मक, ठीक है, युग्मक मैंने आपको बताया था गैमिट्स, जहाँ पर गैमिट्स का निर्माण होगा यानी कि युग्मकों का निर्माण होगा, वो अंग प्राथमिक जनन अंग कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है? युग्मक के निर्माण की, ठीक है। जब युग्मक बनेगा तभी जनन की प्रक्रिया यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। तो इसलिए जो भी अंग युग्मक का निर्माण करेगा उसे हम प्राथमिक जनन अंग कहेंगे, और सहायक जनन अंग या द्वितीयक जनन अंग यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो होंगे जो इस युग्मक के स्थानांतरण में या अन्य प्रकार की जनन की और क्रियाओं में सहायता करेंगे, वो कहलाएंगे द्वितीयक या सहायक जनन अंग, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र को पढ़ने से पहले ह्यूमंस में हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि बेसिकली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला प्राथमिक जनन अंग, दूसरा द्वितीयक या सहायक जनन अंग। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। प्राथमिक जनन अंग में जो मादा जनन तंत्र में आता है वो होता है अंडाशय यानी कि ओवरी, ठीक है। ओवरी यानी कि अंडाशय जो है ये वन पेयर यानी कि एक जोड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो अंडाशय है, फीमेल का जो अंडाशय होता है उसके अंदर अंडे का निर्माण होता है, ठीक है। अंडे का यानी कि एग सेल का निर्माण उसमें होगा, ठीक है। अंड कोशिका का निर्माण उसमें होगा यानी कि मादा युग्मक का निर्माण इसमें होता है। तो इसीलिए प्राथमिक जनन अंग होता है अंडा। और द्वितीयक या सहायक जनन अंग जो होते हैं, देखिए अभी मैं आपको इस चित्र के माध्यम से इसे डिटेल में समझा दूंगा। पहले आप बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए। और द्वितीयक जनन अंग जो होते हैं उनमें आता है यूट्रस यानी कि गर्भाशय, उसके बाद आता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जिसे हम अंडवाहिनी कहते हैं, ये एक जोड़ा होता है। उसके बाद आता है सर्विक्स यानी कि ग्रीवा, ये भी वन पेयर होता है। उसके बाद आता है वजाइना जिसे योनि कहा जाता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि बाह्य जननेंद्रियां। देखिए इसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, इस तरह के पार्ट्स आते हैं जो कि एक्सटर्नल हैं, ओके। और जो इसमें मेन पार्ट्स होते हैं वो गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और वजाइना होते हैं। ये सब सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं। क्या है? सेकेंडरी यानी कि ये द्वितीयक हैं। इन सभी का जनन की प्रक्रिया में सहायता इनके द्वारा की जाती है, और युग्मक का निर्माण जो करता है वो होता है प्राथमिक जनन अंग जो कि होता है अंडाशय। तो आपने वर्गीकरण इसका समझ लिया है कि प्राथमिक जनन अंग में केवल एक होता है जो होता है अंडाशय। इनकी संख्या होती है दो यानी कि एक जोड़े में होते हैं। गर्भाशय होता है एक, फैलोपियन नलिकाएं होंगी एक जोड़ा यानी कि दो होंगी, गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स भी वन पेयर एक जोड़ा होता है, वजाइना योनि एक, और बाह्य जननेंद्रियां। तो अब एक चित्र के माध्यम से हम इसे, जो आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसके माध्यम से इस चीज़ को हम समझते हैं और देखते हैं कि मादा जनन तंत्र कैसे काम करता है। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि जो अभी प्राथमिक और द्वितीयक जनन अंग हमने देखे थे वो कहाँ पर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमने क्या देखा था कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के अंदर, उनमें होता है अंडाशय जिसे हम कहते हैं ओवरी। तो आप लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको अंडाशय यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है इस ग्रीन गोले के अंदर, ये आपका अंडाशय है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फीमेल में एक अंडाशय ये हो गया, दूसरा अंडाशय ये हो गया, यानी कि वन पेयर, एक जोड़ी क्या होता है? अंडाशय होता है, ठीक है। आप लोग स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में आपके काम आएगा। एक अंडाशय ये है, एक अंडाशय ये है, यानी कि यहाँ पर दो अंडाशय हैं
जिन अंडाशयों के अंदर अंडे का निर्माण यानी कि गैमीट, ये एक युग्मक है, मादा युग्मक का निर्माण इस अंडाशय के भीतर होता है। ठीक है, तो अंडाशय की महत्ता आप समझ पाए होंगे कि अगर मादा युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा तो जनन की प्रक्रिया आगे नहीं हो सकती है। तो इसलिए प्राथमिक जनन अंगों में अंडाशय को लिखा गया है। और ये याद रखिएगा, एक जोड़े होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, आपको एक एक अंडाशय यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। फिर बात करते हैं, जो हमने देखा था सहायक जनन अंग जो होते हैं, उसमें सबसे पहले हम देख रहे थे गर्भाशय के बारे में। तो आप ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये देखिए, जिस चीज़ को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इसके अंदर जो भी है ये पूरा का पूरा क्या है, गर्भाशय गुहा। जहाँ पर लिखा है कैनाल यानी कि जो खालिस्तान ये है, यही क्या है, गर्भाशय है। ठीक है, ये क्या है, गर्भाशय है। ओके, तो ये गर्भाशय का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये गर्भाशय के अंदर क्या होता है, जो इस अंडे को निषेचित होने के बाद जो संतान बनेगी वो इस गर्भाशय में ही 9 माह तक, 9 मंथ तक इस जगह रहती है। ठीक है, तो गर्भाशय जो है नई संतान को यानी कि भ्रूण को नई संतान में परिवर्तित करता है और उसको जो है ऑक्सीजन और पोषक तत्व सब इसी गर्भाशय के भीतर बच्चे को प्राप्त होते हैं 9 माह तक। ठीक है, तो ये है गर्भाशय। उसके बाद हमने देखा था सहायक जनन अंग में जो पार्ट है वो है फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे इस चित्र में आपको अंडवाहिनी या ओविडक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये इधर से लेकर के इधर तक, ओके, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जितना भी ट्यूब है पूरा, दोनों तरफ आप देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। आप लोग को इंग्लिश के नाम याद करने हैं, याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब। इसका दूसरा नाम है ओविडक्ट। इसे हम फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं और हिंदी में इसे बोलते हैं अंडवाहिनी। देखिए, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका नाम अंडवाहिनी क्यों है। पहले तो आप ध्यान से इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अंडवाहिनी जो है या फैलोपियन ट्यूब कहाँ पर है। तो आप देखिए, ये अंडाशय ये मैंने आपको बता दिया था और ये बीच वाला गर्भाशय। तो आप देखिए, इस अंडाशय से इस गर्भाशय को जो जोड़ने वाली जो नलिका है, ये अंडाशय और ये गर्भाशय। इस अंडाशय से गर्भाशय को जोड़ने वाली जो नलिका है, उस नलिका को हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ध्यान से देखिए, और अगर पूछा जाए कि फैलोपियन ट्यूब की संख्या कितनी है, तो ये भी आपको देखिए, एक फैलोपियन ट्यूब ये है और दूसरी फैलोपियन ट्यूब ये है। यानी कि यहाँ पर कितनी फैलोपियन ट्यूब हो गई, 2 फैलोपियन ट्यूब। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक जोड़ा फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, आप ज़रा समझिए। देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब का जो भाग है, आप इधर समझिए, जिसको हम झल्लरी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये जो अंडाशय है, इसके अंदर से जो अंडा होगा वो निकल करके इस ट्यूब में आ जाएगा और यहाँ पर तक वो अंडा, इस जगह तक अंडा आता है। ठीक है ना, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का एक नाम हिंदी में लिखा हुआ अंडवाहिनी। तो अंड यानी कि अंडा, वाहिनी यानी कि अंडे को लेकर के चलने वाला जो ट्यूब है, उसे ही हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इंग्लिश में नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब। तो ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर अंडाशय से अंडा निकल करके आता है। देखिए, प्रत्येक माह जो है, या तो इस तरफ या इस तरफ, लेफ्ट या राइट में, कहीं पर भी एक अंडे का निर्माण होगा और वो अंडा निकल करके इस फैलोपियन ट्यूब में आता है, या तो इस तरफ या इस तरफ। देखिए, अंडवाहिनी जो होती है, ये जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट या अंडवाहिनी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस अंडवाहिनी को भी 4 भागों में बांटा गया। यानी कि 4 भागों में बांटने का मतलब ये है कि इस अंडवाहिनी के अलग अलग भाग हैं। देखिए, अंडवाहिनी का सबसे जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ भाग है अंडवाहिनी का, उसे हम बोलते हैं स्थमस। क्या बोलते हैं, स्थमस, या हिंदी में बोलते हैं संकीर्ण पथ। अभी चित्र में देख करके आप समझ जाएंगे। पहले आप इतना याद रखिए कि वो फैलोपियन ट्यूब जो कि अंडाशय से गर्भाशय तक जुड़ी हुई है, उसका जो गर्भाशय के पास वाला भाग है उसे हम बोलते हैं स्थमस। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट उसका आता है उसे हम बोलते हैं एम्पुला यानी कि तुम्बिका। सेंटर वाला पार्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा इन्फंडिबुलम। ओके, सेंटर नहीं, ये मान के चलिए कि सेंटर से थोड़ा पहले वाला जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा इन्फंडिबुलम, जिसे हम कहते हैं कीपक। और देखिए, इस तरह का होता है इन्फंडिबुलम। ठीक है, और उसके बाद फिर इस तरह का जो आता है, ये फिम्बरी वाला पार्ट आपका आ जाएगा, ये होता है फिम्बरी और ये होता है इन्फंडिबुलम। ओके, अभी चित्र में समझा दूंगा आपको। और ये वाला पार्ट इसका जो है, फिर जो गर्भाशय से जुड़ा रहता है वो फिर एम्पुला और लास्ट में संकीर्ण पथ।
तो सब लास्ट वाला पार्ट जो आता है फिम्बरी, जिसे हम कहते हैं झालर, ये एक बिल्कुल अंडाशय के पास होता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी का कौन सा भाग अंडाशय के पास होता है, तो आप कहेंगे फिम्बरी वाला जो पार्ट है वो अंडाशय के पास होता है, और गर्भाशय के पास कौन सा भाग होता है, स्थमस वाला भाग गर्भाशय के पास होता है। तो आपने अंडवाहिनी को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं, ये आपने देख लिया, इनके नाम आप याद कर लीजिए। अब मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ, इन नामों को चित्र में आप देख लीजिए एक बार। चलिए, अभी हम लोगों ने फैलोपियन ट्यूब के भागों के बारे में देखा था। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था स्थमस के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्थमस लिखा हुआ, आपको सिर्फ इसको इंग्लिश में लिख लेना है, इंग्लिश वाले भागों को आप इंग्लिश में लिख लेंगे। ओके, तो स्थमस वाला पार्ट जो है मैंने कहा था गर्भाशय के नज़दीक है, ये मैंने बताया था ना आपको, ये गर्भाशय है। तो इस गर्भाशय के सबसे नज़दीक वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं स्थमस। ठीक है, स्थमस से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये सेंटर वाला पार्ट आता है जिसको हम एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है एम्पुला, एम्पुला है जिसे हम तुम्बिका भी कहते हैं, इंग्लिश के नाम आप याद कीजिए एम्पुला। उसके बाद ये जो कीप यहाँ पर दिख रही है इसे हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम, लिखा नहीं है इसमें, इन्फंडिबुलम। ठीक है, या कीपक इसे हम कहेंगे। और अंतिम भाग जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये झल्लरी, जिसे हम कहते हैं फिम्बरी। ठीक है, अंतिम भाग यहाँ पर आपको दिखाई देगा जिसे हम क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, आप इस तरफ भी देख लीजिए, ये वाला भाग जो देखिए फिम्बरी वाला भाग मैंने बताया था आपको कि अंडाशय के नज़दीक है, तो ये अंडाशय है और ये फिम्बरी है। ओके, एक बार और मैं आपको इसे स्ट्रक्चर में समझा देता हूँ कि जो फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका है उसके 4 भाग कौन कौन से हैं और उनका क्या काम होता है। तो चलो अब इस तरफ के वाले चित्र में हम देखते हैं। देखिए ये झल्लरी है जिसे हम फिम्बरी कहते हैं, ये सबसे अंडाशय के सबसे नज़दीक है क्योंकि ये अंडाशय है और ये फिम्बरी। तो जब भी अंडाशय के अंदर बनेगा तो वो फिम्बरी के माध्यम से यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला पार्ट जो होता है जिसे हम इन्फंडिबुलम बोलते हैं। ओके, इन्फंडिबुलम में आ जाएगा, इन्फंडिबुलम से होते होते वो पार्ट आ जाता है एम्पुला पर, यहाँ पर एम्पुला आ जाएगा। ओके, और एम्पुला के बाद वो पार्ट चला जाएगा लास्ट कोना जो होता है जो गर्भाशय के नज़दीक होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जिसे हम संकीर्ण पथ या स्थमस बोलते हैं। तो मैंने दोनों तरफ आपको समझा दिया है कि कौन सा इस फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग क्या है। और इस पूरे को अगर हम देखें, यानी कि ये फिम्बरी, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस, ये सब मिलकर के बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब इन 4 चीज़ों से मिलकर के बनती है, जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी, ये आपको नहीं भूलना है। अब इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो इस स्त्री जनन तंत्र में किस भाग में होती है। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया। तो देखिए शुक्राणु इस रास्ते से आएगा, ठीक है, योनि के माध्यम से शुक्राणु इस रास्ते से आएगा और ये गर्भाशय है। अब शुक्राणु, ये गर्भाशय में शुक्राणु पहुंच चुका है, ठीक है ना, गर्भाशय में शुक्राणु पहुंच चुका है। तो जो ये फैलोपियन नलिका है हमारी, यानी कि ये पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब है, ये जो शुक्राणु होता है ये एम्पुलरी स्थमस जंक्शन में आता है, यानी कि एम्पुला और स्थमस जहाँ पर मिलते हैं, ये वाला पार्ट, या आप कह सकते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। देखिए दोनों नाम इसमें शामिल किए गए हैं, एम्पुला अलग है, स्थमस अलग है, आपको पता है, लेकिन ये एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, जंक्शन किस चीज़ को बोला जाता है, जहाँ पर 2 चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ये एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, यहाँ से एम्पुला मिल रहा है और यहाँ पर स्थमस मिल रहा है, तो ये जंक्शन जो होता है इस जगह पर क्या होगा, देखिए मैं आपको समझाता हूँ इस चित्र के माध्यम से। तो ये जो अंडा होता है, अंडाशय से अंडा निकल करके इस जगह पर आता है। ठीक है, ये एग आ गया रेड वाला, ये अंडा आ गया, और ये शुक्राणु यहाँ से चल करके इस नलिका में जाता है और इस जगह पर निषेचित करता है। तो ये जो मैंने गोला बनाया अभी आप लोग देख लीजिए, मैं इसको ब्लू कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये नीले गोले के अंदर आप देखिए ये रेड अंडा और ये शुक्राणु यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होगी, तो ये होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब में। अगर ऑप्शन में केवल फैलोपियन ट्यूब होगा तो आप लिख देंगे फैलोपियन ट्यूब में, और अगर पर्टिकुलर पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ पर है तो आप कहेंगे एम्पुलरी स्थमस जंक्शन जो होता है, यानी कि जहाँ पर एम्पुला और स्थमस मिलते हैं उस भाग में अंडा शुक्राणु के द्वारा निषेचित
किया जाता है। ठीक है, अब एक और कंडीशन हम इसमें देखते हैं। देखिए होता क्या है, जब इस अंडाशय के अंदर एग बनता है, ठीक है, तो वो अंडा यहाँ आएगा। मैंने आपको बता दिया था स्थमस और एम्पुला जहाँ पर है उस जगह पर ये एग आ जाता है। ये अंडा जो है इस अंडाशय से निकल करके यहाँ आ चुका है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो केस होते हैं। क्या होगा, दो केस। पहले केस में क्या होता है, अगर स्पर्म यानी कि शुक्राणु उपस्थित है, ठीक है, अगर यहाँ शुक्राणु यहाँ पर उपस्थित है तो वो यहाँ आकर के इसको निषेचित करेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गया पहला केस, अगर यहाँ शुक्राणु है। दूसरा केस है कि यहाँ शुक्राणु नहीं है, नो स्पर्म, निषेचन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ शुक्राणु है ही नहीं। तो इस केस में क्या होता है, ये अंडा जो है कुछ समय बाद 24 to 72 आवर्स के अंदर, 24 से 72 घंटे के अंदर ये अंडा यहाँ से क्या होता है, डिजनरेट हो जाएगा। यानी कि ये अंडा यहाँ से क्या हो जाएगा, अपने आप ही गायब हो जाएगा। ओके, और फिर नेक्स्ट मंथ यहाँ से दूसरा अंडा बनता है। यानी कि प्रत्येक माह जो है किसी भी एक अंडाशय के अंदर इनमें एक एक अंडा बनेगा, या तो लेफ्ट वाले में बनेगा या राइट वाले में बनेगा। अगर स्पर्म यहाँ पर होगा तो ये अंडा निषेचित होगा, अगर स्पर्म नहीं होगा तो ये अंडा डिजनरेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप ये ध्यान रखेंगे कि एक महीने में केवल एक एग ही इसके अंदर बनता है, या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ हम इसमें देखते हैं, गर्भाशय के बारे में हमने देख लिया। ये गर्भाशय, ये फंडस है ये वाला एरिया। ओके, और ये मैंने आपको बता दिया है, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स के बारे में बताया है, ये अंडाशय के बारे में बता दिया है। गर्भाशय, ग्रीवा, ये ठीक है, और ये यूनी वाला पार्ट है जो फिर यहाँ से आउटर पार्ट में चेंज हो जाता है। इसके अलावा आप एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर ये जो गर्भाशय जो होता है, यानी कि जो यूट्रस होता है, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, पहला अंदर देखिए अंतर वाली लेयर है, दूसरा बीच वाली लेयर है और तीसरा बाहर वाली लेयर है। तो इनके इंग्लिश नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, सबसे भीतर की जो लेयर होगी उसे क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। बीच वाली जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, और जो सबसे बाहर वाली लेयर हो जाएगी उसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इन सभी के बारे में बाद में डिटेल में आप लोग अध्ययन करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो आपने देख लिया कि एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, यानी कि गर्भाशय का अंतःस्तर, पेशी स्तर और परिगर्भाशय, 3 दीवारें इसमें होती हैं। ये आपका अंडाशय हो गया, ये वाला पार्ट फैलोपियन ट्यूब हो गया जो कि एक जोड़ी होता है। यहाँ से शुक्राणु आएगा और अगर अंडा यहाँ पर उसको उपलब्ध हो जाएगा तो स्थमस एम्पुला जंक्शन में वो क्या करेगा, अंडे को निषेचित कर देगा और उसके बाद वो अंडा यहाँ पर आके गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और आगे की प्रक्रिया इसमें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से इस वीडियो में जो बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी इसके लिए मैं अलग से और वीडियो बना दूंगा। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को रिवाइज करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर।